हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जंगलों की कुछ ऐसी खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। पहली कहानी अलास्का के एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय की है जो जंगल के बीच एक कैबिन में अकेला रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक वो उस बात को किसी के सामने बोलने से डरता है। दूसरी कहानी एक हाइकर की है जो एवरग्लेड्स के जंगलों में हाइकिंग के लिए गया था। वहां उसका सामना एक ऐसे उड़ने वाले प्राणी से हुआ जिसके बारे में न किसी ने कभी सुना है और ना ही कभी किसी ने देखा है। तीसरी कहानी एक फैमिली की है जो जंगल के एक कैबिन में छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें रात के अंधेरे में ही वहां से भागना पड़ा। तीनों कहानियां काफी डरावनी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट्स में बताएं कि आप देश या दुनिया के किस शहर या गांव से मुझे सुन रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूं और सच कहूं तो मुझे उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम केविन है। मैं अलास्का के टोंगस नेशनल फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट्री टेक्नीशियन हूँ। मैं यहाँ पिछले 6 साल से हूँ और यकीन मानिए काम करने के लिए ये जगह कमाल की है। बहुत खूबसूरत है, बेरहम है, उदार है और बहुत क्रूअल है। लेकिन यही वो एकमात्र जगह है जहाँ मैंने असली डर महसूस किया है। शुरू में मेरा प्लान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने का नहीं था, लेकिन मैं नॉर्थ मिनेसोटा में पला बड़ा हूँ, तो मेरा ज़्यादातर खाली समय बाहर ही बीतता था, या तो मछली पकड़ते हुए या डैड के साथ हाइकिंग करते हुए। वो एक लॉगर थे और जंगल हमारे घर के बिल्कुल दरवाजे पर था, मतलब बहुत पास था। छोटी उम्र से ही मैंने कई चीज़ें सीख ली थी। कैसे पहचानना है कि कौन से पेड़ पौधे सेहतमंद हैं और कौन से बीमार कर सकते हैं। हवा की आवाज़ को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है कि तूफान आने वाला है। मुझे उस जगह की खामोशी बहुत पसंद थी। उस जंगल में चलना हमेशा एक एडवेंचर जैसा लगता था और मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया की सबसे कूल जॉब वही होगी जहां तुम रोज ये सब एक्सपीरियंस कर सको। हाई स्कूल के बाद मैंने इधर उधर कम तनख्वाह वाली कई नौकरियां की, लेकिन उनसे बस यही समझ आया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे शहरों की भाग दौड़ और शोर शराबे से दूर रखे। मैं कम्युनिटी कॉलेज गया, नेचुरल रिसोर्सेज में एसोसिएट्स डिग्री ली, फिर मिनेसोटा में यूएस फॉरेस्ट सर्विस के साथ इंटर्नशिप भी की, लेकिन अलास्का मेरे प्लान में नहीं था। एक दिन मेरे पुराने दोस्त ने बताया कि टोंगस नेशनल पार्क में कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं। उसने कहा, बहुत बढ़िया जगह है, एकदम रिमोट, हमारे घर के जंगलों जैसी बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा ये तो नया एक्सपीरियंस होगा और बस मैंने अप्लाई कर दिया। जब मुझे जॉब ऑफर आया तो मैंने अपना सामान कार में पैक किया और कनाडा होते हुए अलास्का की तरफ चल पड़ा। मुझे कैचाकैन पहुंचने में 5 दिन लगे, जहां से मैंने पहली पोस्टिंग तक जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ा। और फिर वहां पहुंचकर जब मैंने उस जगह को ऊपर से देखा तो मैं हैरान हो गया। टोंगस 17 मिलियन एकड़ पहाड़ों और रेन फॉरेस्ट में फैला हुआ है। वो कई अमेरिकी राज्यों से भी बड़ा है। पहले सीजन के बाद मैंने फुल टाइम साइन कर दिया और जो तजुर्बा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसके बाद भी मैं यहाँ आने का अफसोस नहीं करता। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, स्प्रूस, हेमलॉक, सीडर, सबके सब 100 फुट या उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पर मेरा काम है टिम्बर स्टैंड्स मॉनिटर करना, कटाई के लिए पेड़ों को मार्क करना और कभी कभी बस ट्रेल पर चलना ताकि ये देख सकूं कि सब कुछ ठीक ठाक है। रेंजर स्टेशन के पास मेरा एक छोटा सा कैबिन है, कुछ खास नहीं है लेकिन मेरा अपना है। और फील्ड में दिन भर काम करने के बाद मैं बरामदे में बैठता हूँ, एक बियर खोलता हूँ और जंगल से आती धुंध को चुपचाप फैलते हुए देखता हूँ। ये जिंदगी अच्छी है, ऐसी शांति आपको और कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ की जो चीज़ मुझे नापसंद है वो है यहाँ का मौसम। टोंगस में साल के करीब 200 दिन बारिश होती है और वो भी हल्की फुल्की फुहार नहीं, बारिश परतों में गिरती है।
एकदम ठंडी और बेरहम। मतलब बारिश के मौसम में आप हमेशा भीगे ही रहोगे, चाहे आपका गियर कितना भी वाटरप्रूफ क्यों ना हो, आपका सामान सूखा नहीं रह सकता। और सर्दियां उससे भी बुरी होती हैं। छोटे दिन, लंबी रातें और हवा ऐसी जो शरीर को काटने लगती है। और फिर आता है यहाँ का अकेलापन। मुझे अकेला रहना बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी इंसान को देखे बिना हफ्ते गुजर जाते हैं और वो चीज़ दिमाग को बहुत थका देती है। सबसे नज़दीकी टाउन भी नाव से जाना पड़ता है और वहाँ भी बस कुछ दुकानें हैं और एक बार है। कभी कभी मैं बस कोई आवाज़ सुनने के लिए खुद से बातें करने लगता हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। अकेलापन यहाँ होने वाली सबसे बुरी चीज़ के आसपास भी नहीं आता। चलिए अब आपको मेन किस्सा बताता हूँ। पिछले साल अगस्त की बात है। दिन छोटे होने लगे थे, लेकिन रात 8 बजे तक रोशनी रहती थी। मैं रेंजर स्टेशन से करीब 12 मील उत्तर में एक रूटीन सर्वे पर था। मैं जंगल के उस पुराने हिस्से में था जहां सालों से किसी तरह की कटाई नहीं हुई थी। वहां का टेरेन बहुत मुश्किल है, खड़ी ढलानें, घनी झाड़ियां और हर तरफ से बहती हुई धाराएं जो जमीन पर चलना बहुत मुश्किल बना देती हैं। मैं सुबह से बाहर था, पेड़ों को मार्क कर रहा था, मिट्टी के सैंपल ले रहा था और मैं बहुत थक चुका था। मेरा बैकपैक काफी भारी था और मेरे बूट्स कीचड़ से लथपथ थे। मैंने सोचा काम खत्म होने के बाद एक छोटी सी धारा के पास बैठ जाऊंगा और वहीं बैठकर अपना सैंडविच खाऊंगा, अपने बूट्स धो लूंगा और फिर अंधेरा होने से पहले स्टेशन के लिए वापस निकल जाऊंगा। मुझे याद है मैं एक पानी की धारा के किनारे पर गिरे हुए एक लट्ठे पर बैठा था, अपना सैंडविच खा रहा था। मेरा दिमाग कहीं और खोया हुआ था और तभी एक आवाज मुझे जमीन पर वापस ले आई। पहले मुझे लगा भालू होगा। वहां ज्यादातर ब्लैक बियर्स होते हैं, कभी कभी ब्राउन बियर्स भी दिख जाते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं होते। वो आमतौर पर चुपचाप चले जाते हैं और किसी को परेशान नहीं करते जब तक कि कोई उन्हें चौंका ना दे। लेकिन वो जो कुछ भी था चुपचाप नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सा कुछ जंगल के अंदर धक्का मारते हुए बढ़ रहा हो। बहुत सारी टहनियों के टूटने की आवाज आ रही थी, और पतली टहनियों की नहीं बल्कि बड़ी और मोटी टहनियों की। वो आवाजें सुनकर मैं जम गया। सैंडविच मेरे मुंह तक उठा हुआ था, लेकिन उसे खाने की बजाय मैं बस वो आवाजें सुन रहा था। वो आवाजें शायद 100 गज ऊपर की तरफ से आ रही थी, स्प्रूस और फर्न के झुंड से ढकी हुई जगह से। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन साफ साफ सुन पा रहा था। कोई पेड़ों और झाड़ियों को तोड़ता हुआ भारी कदमों जैसी आवाज के साथ धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सैंडविच फिर से लपेटा और जितनी जल्दी हो सका अपने बैग से बेयर स्प्रे निकाल लिया। मैंने सोचा अगर भालू मेरे पास आया तो उसे बेयर स्प्रे से डरा कर भगा दूंगा। भालू अक्सर चिल्लाने पर भी भाग जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं खड़ा होकर चिल्लाया, भालू भाई साहब, मेरे ज्यादा पास मत आना, बस अपने रास्ते पर निकल जाना। लेकिन वो आवाजें रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई और पास आने लगी। और फिर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि वो कोई भालू नहीं था। मैंने पिछले कई सालों में कई भालुओं की चाल सुनी है, लेकिन वो कुछ अलग था। वो आवाजें काफी गहरी और भारी थी, और उसका जो रिदम था वो बड़ा अजीब था। वो किसी 4 पैरों वाले जानवर की लय जैसा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे कोई सीधा खड़ा होकर चल रहा हो। जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायद वो कोई भालू नहीं है, तो सच में मेरे पेट में जैसे एकदम खिंचाव सा आ गया। मैंने एक कदम पीछे हटकर जंगल को स्कैन करना शुरू कर दिया। उसके कदमों की आवाजों से मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी, लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस आवाज पर टिकी हुई थी। अब वो आवाज शायद 70 गज दूर थी। वो जो कोई भी था अब भी नजरों से ओझल था, लेकिन उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं फिर से जोर से चिल्लाया, इस बार और तेज, जो भी कोई है यहां से भाग जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ना कोई गुर्राहट आई, ना कोई सांसों की आवाज आई। कोई संकेत नहीं कि उसने मेरी आवाज सुनी है। बस वही लगातार चलने की आवाज आ रही थी।
मेरा दिल सीने में धक धक कर रहा था और हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि बेयर स्प्रे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैंने अपने करियर में कई वाइल्ड एनिमल्स देखे हैं, मूज, वुल्फ, यहाँ तक कि एक बार मिनेसोटा में गुस्से से भरा माउंटेन लायन भी देखा था, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा उस वक्त हो रहा था। और तभी मुझे एक गंध आई। वो ऐसी स्मेल थी जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ना वो भालू की गंध थी, ना गीले फर की, यहाँ तक कि सड़न जैसी भी नहीं थी। वो बहुत तीखी थी और उसमें कुछ खट्टा सा मिला हुआ था, जैसे बहुत ज्यादा पुराना पसीना हो। और जब वो बदबू हवा के साथ मुझ पर छाई तो मेरा दम घुटने लगा और वहीं से असली घबराहट मेरे सीने में उठने लगी। मैंने अब तक कुछ देखा नहीं था, लेकिन मुझे पता था वो बहुत बड़ा था। मूस भी टहनियां तोड़ सकते हैं और वो भारी भरकम भी होते हैं, लेकिन उनके कदमों की आवाज अलग होती है। और ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानबूझकर कदम रख रहा हो, एकदम कंट्रोल तरीके से। मैंने अपना बैग उठाया और धीरे धीरे ट्रेल पर पीछे हटना शुरू किया। मैंने अपनी नजरें ऊपर की तरफ पेड़ों पर टिकाए रखी, लेकिन वो आवाजें आती रहीं। अब शायद 30 या 40 गज दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मुझे फॉलो कर रहा था या बस अपने आप में चल रहा था, लेकिन एक बात तय थी कि वो रुका नहीं। फिर मैंने दौड़ लगा दी। मुझे इस बात पर गर्व नहीं है, लेकिन उस ट्रेल पर मैं ऐसे भागा जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरकर भागता है। और मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैंने उस जगह को आधा मील पीछे नहीं छोड़ दिया। जब मैंने अपनी रफ्तार धीमी की और हांफते हुए रुका तो वो आवाज गायब थी। मैं वहां झुककर हाथ घुटनों पर टिका कर खड़ा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या था। वो भालू नहीं था, उससे भी कुछ बहुत बड़ा था। वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे किसी भी जानवर का कोई ट्रैक नहीं दिखा था, ना उसके बाद कोई आवाज सुनाई दी। मैंने वहां भी कुछ नहीं देखा था। मैंने बस वो आवाज सुनी थी और वो बदबू महसूस की थी। मैं अंधेरा होने के बाद रेंजर स्टेशन पहुंचा। मैं डर से कांप रहा था, पसीने में डूबा हुआ था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। कैबिन की हर लकड़ी के चरमराने पर मैं उठ बैठता और जब वापस सोने की कोशिश करता तो सब कुछ फिर से मेरे दिमाग में रिप्ले होने लगता। मैंने क्या सुना था, वो कितना बड़ा था। जैसा कि मैंने पहले कहा, भालू वैसे नहीं चलते। और सुबह तक मैं मानने लगा था कि शायद वो सब कुछ मेरे दिमाग का वहम था। शायद बहुत ज्यादा देर बाहर रहने से मैं डिहाइड्रेट हो गया था और फिर मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल खेला। लेकिन अब भी मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी और जमीन में वो हल्की सी कंपन मुझे अब भी अच्छे से याद थी। मुझे मालूम था वो सब कुछ असली था। कुछ दिन बाद मैंने अपने एक साथी जो मुझसे कहीं ज्यादा समय से टोंगस में है, उसे सब कुछ बताया। वो एक सख्त और अनुभवी आदमी है। उसने सब कुछ देखा है, तूफान, भालू के हमले, खोए हुए हाइकर्स। अब जो सोच सकते हो वो जिम ने किया और देखा है। हम स्टेशन पर थे, चूल्हे के लिए लकड़ियां चीर रहे थे और मैंने बस अचानक कह दिया, जिम, मैंने क्रीक के पास कुछ सुना था, कुछ बड़ा, जितना होना चाहिए उससे भी बड़ा। और फिर मैंने उसे पूरी कहानी बता दी। वो आवाज, वो गंध, कैसे मैं चिल्लाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो पहले तो चुपचाप सुनता रहा, लकड़ी काटता रहा और जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और मेरी तरफ बहुत गंभीर नजर से देखा। वो सिर्फ हैरानी या शक वाली नजर नहीं थी, उसमें चिंता का भाव था, जैसे वो सोच रहा हो कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूं। उसने पूछा कि क्या मैं श्योर हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं सुना। फिर उसने कहा, जंगल में ज्यादा दिन रहने से दिमाग ऐसी चीजें बनाने लगता है। मैंने भी कहा, हाँ शायद यही हुआ होगा, लेकिन मैं देख सकता था वो मेरी उस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो बार बार मेरी तरफ ऐसे देखता रहा जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं अब हंसूंगा और कहूंगा कि ये सब मजाक था। मैंने जबरदस्ती हंसी निकाली और कहा, शायद मैं थका हुआ था और वो सब मेरे दिमाग का खेल ही होगा। और फिर मैंने वहीं तय कर लिया
अब और किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कोई फायदा नहीं है। लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। मैंने खुद को भी समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं था, बस थकान और मेरी कल्पना थी। लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैं तब से उस क्रीक के पास कभी नहीं गया। अब मैं स्टेशन के पास वाली ट्रेल्स तक ही रहता हूँ और सच में ऐसा करना ज्यादा आसान है। काम अब भी वैसा ही है, बारिश, पेड़, अंतहीन खामोशी। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब मैं जंगल की आवाजों को ज्यादा ध्यान से सुनता हूँ, इंतजार करता हूँ क्या वो आवाज फिर से आएगी। लेकिन अब तक मैंने वो आवाज दोबारा कभी नहीं सुनी और दुआ करता हूँ कि कभी सुनूं भी ना। वो जो भी था, मुझे लगता है कि वो अब भी वही है और उन जंगलों के बीच वैसे ही घूम रहा है। पिछले साल मैं फ्लोरिडा के एमएसजी विल्डरनेस में गया था। वो जगह एवरग्लेड्स के बिल्कुल अंदर है। जुलाई के आखिरी दिन थे और मैं घंटों से पैदल चल रहा था, बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैं पहले भी कई बार ऐसे ट्रैक कर चुका था। मेरे लिए वो एक तरह से अनप्लग होने का तरीका था। चलते चलते मुझे कुछ सुनाई दिया। शुरुआत में तो वो बस एक धीमी सी आवाज थी, मेरे बाईं ओर कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर लॉन मोवर चला रहा हो। वहां कीड़े मकोड़े भी बहुत हैं, लेकिन उस दिन जो मैंने सुना वो कुछ अलग था। उस आवाज को सुनकर मैं रुक गया, उस आवाज को समझने की कोशिश करने लगा और वो आवाज तेज होती चली गई। एक लगातार गूंज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीने के अंदर तक कंपन हो रही हो। मैंने चारों तरफ देखा, पेड़ में, झाड़ियों में, आसमान में, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बस वो आवाज आ रही थी और वो और तेज और पास आती जा रही थी, यहां तक कि मुझे लगा जैसे वो आवाज मेरे ठीक ऊपर आ गई हो। और फिर अचानक मैंने उसे देखा। वो शायद एक बीटल था। वो फुटबॉल जितना बड़ा लग रहा था। वो पेड़ों की लाइन से निकला और मेरे सिर के ऊपर गोल गोल मंडराने लगा। मुझे याद है मैं वहीं जम गया, गर्दन उठाकर उसे घूरता रहा और वो जो चटर चटर करती हुई आवाज निकाल रहा था वो बिल्कुल हॉर्नेट जैसी थी, लेकिन कहीं ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा डरावनी थी। मैंने अपने सालों की ट्रैकिंग में बहुत अजीब कीड़े देखे हैं, जैसे स्टैग बीटल्स, सीसेडोज, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े हॉर्स फ्लाइज जिनके काटने से लगता है जैसे आग लग गई हो। लेकिन वैसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर बहुत गहरे हरे रंग का था, जिसमें हल्की सी चमक थी। नीचे की तरफ मुड़े हुए पंजे थे जो लटक रहे थे। वो इतना भारी था कि उसे उड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मेरे 10 फीट ऊपर चारों तरफ चक्कर काट रहा था। अभी तक मुझे उससे डर नहीं लगा था, मैं बस हैरान था। मैंने पहले भी वाइल्ड लाइफ का सामना किया है, भालू, सांप, यहाँ तक कि माउंटेन लायन का भी, लेकिन वो सिर्फ एक कीड़ा ही तो था। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। मेरे बैग में कीड़ों वाला स्प्रे भी पड़ा था। मैंने अपना बैग ठीक किया और मैंने सोचा कि वो उड़कर चला गया होगा और मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो गया नहीं था। उल्टा उसकी आवाज बदल गई, थोड़ी और नीचे हो गई और जब मैंने ऊपर देखा तो देखा कि वो बीटल नीचे की तरफ आ रहा था। वो बहुत तेजी से नीचे आया और आकर मेरे चेहरे से सिर्फ 1 फुट दूर रुक गया। उसके पंख अब भी तेजी से हवा को काट रहे थे और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। वो आंखें बहुत बड़ी थी, एकदम काली और चमकती हुई थी। उसके सर का आधा हिस्सा घेरे हुए थी और उन आंखों ने मुझे डरा दिया। वो ऐसे किसी भी कीड़े की आंखों जैसी नहीं थी जो मैंने पहले देखी हो। वो बिल्कुल स्मूथ थी, गहरी थी और ऐसी लगती थी जैसे गीली स्याही की झील हो। और वो मुझे सिर्फ देख नहीं रही थी, वो मुझे जानने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई होशियार दिमाग है जो जानता था कि मैं वहां हूं। फ्लोरिडा की उस गर्मी में भी मेरे अंदर खून जम गया। मैं हिल भी नहीं पाया, पलक तक नहीं झपका सका और बहुत देर तक
वो बीटल हवा में मुझे घूरते हुए रुका रहा, फिर अपने पंखों को एक झटका देकर वो अचानक उड़ गया और पेड़ों में गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से चेहरा पोंछा और उसकी नजर की छवि को दिमाग से निकालने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन अब वो ट्रैक रिलैक्सिंग नहीं लग रहा था। वो भनभनाहट दोबारा नहीं सुनाई दी, लेकिन मैं हर वक्त उसी आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा। दोपहर ढलने तक मैंने एक कैंपिंग स्पॉट ढूंढ लिया। मैंने हैमॉक लगाया, बैग से खाना निकाला और खाने की कोशिश की। अब तक मुझे भूख लग जानी चाहिए थी, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दिमाग में बस वही बीटल घूम रहा था, उसकी आंखें और उसका मुझे ऐसे देखना। मैं जल्दी ही टेंट में घुस गया। उम्मीद थी कि एक झपकी ले लूंगा और सब कुछ रीसेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोने के बाद मुझे एक सपना दिखा। मैं फिर से उसी ट्रेल पर था, लेकिन इस बार अंधेरा था। हर तरफ से भनभनाहट की आवाज आ रही थी, ऊपर से, पीछे से, यहां तक कि मेरे दिमाग के अंदर से भी। मैं उस बीटल को देख नहीं पाया, लेकिन मुझे पता था कि वो वहीं था। और फिर मुझे उसकी आंखें दिखी, सिर्फ आंखें दिखी, अंधेरे में तैरती हुई, पहले से भी बड़ी, बिल्कुल स्थिर, मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। और जैसे ही मैं उनमें डूबने लगा, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात हो चुकी थी और जंगल में भनभनाते कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। मैं बस वहीं लेटा रहा, ध्यान से सुनता रहा। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। जैसे ही सुबह हुई, मैंने झटपट अपना सामान समेटा। मेरा प्लान एक दिन और रुकने का था। मुझे दूसरी ट्रेल से वापस जाना था, लेकिन मुझे अब उस जंगल से किसी भी हालत में निकलना था। कार तक पहुंचने के लिए 6 मील की हाइक थी और मैंने वो ट्रैक तेज कदमों से पूरा किया। पूरे रास्ते शायद एक बार पानी भी नहीं पिया, सिर्फ चलता रहा। हर तरफ से मुझे बस उन पंखों की आवाजें आ रही थी। दोपहर के आसपास मुझे पार्किंग लॉट दिखा और मेरी गाड़ी वहीं अकेली खड़ी थी। उस पार्किंग लॉट में और कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी कार में अपना सामान फेंका, दरवाजे लॉक किए और तब जाकर चैन की सांस ली। घुमावदार सड़कों पर ड्राइव करते हुए मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए थे। मैं हर कुछ मिनट में रियर व्यू मिरर चेक कर रहा था, जैसे अब भी वो बीटल मेरे पीछे उड़ता हुआ मुझे घूर रहा होगा। मुझे पता था ये सब इरेशनल है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। इतना बड़ा बीटल कैसे हो सकता था? घर पहुंचा, बैग गैरेज में फेंका, सीधे बाथरूम गया और शावर ऑन कर लिया। गर्म पानी से सारा पसीना और गंदगी धोता रहा। खुद से कहा, शायद ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद मुझे एंटोमोफोबिया हो रहा है, यानी कीड़ों से डर लगना। और हाँ, वो बीटल सच में फुटबॉल जितना बड़ा था। लेकिन उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैं बस वो आंखें देखता रहा, जैसे वो जानती थीं कि मैं कौन हूं। मैं उठा, लैपटॉप उठाया और इंटरनेट पर सर्च करने लगा। बिग बीटल्स, विल्डरनेस इंसेक्ट्स, कोई भी चीज जो उस चीज से मेल खाए, लेकिन कुछ भी मैच नहीं हुआ। सिर्फ कुछ साउथ अमेरिका के ओवरसाइज्ड बीटल्स थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। उनमें वो आंखें नहीं थी, वो मौजूदगी नहीं थी। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना अपने ट्रैकिंग वाले दोस्तों से, ना अपनी बहन से। मुझे डर था सब मुझे पागल समझेंगे, और तभी से मैंने ट्रैकिंग करना बंद कर दिया। मेरा सारा गियर अभी भी गैरेज में पड़ा है, धूल फांक रहा है। अब मैं शहर में ही रहता हूँ। यहाँ के कीड़े सिर्फ कॉकरोच होते हैं और सिर्फ ट्रैफिक की ही आवाज आती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन अब मैं यहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। जब मेरे साथ ये सब हुआ तब मैं सिर्फ 11 साल का था। मेरी बड़ी बहन एरियल 14 की थी और छोटी बहन बेल 8 साल की थी। मेरे डैड एक फ्रीलांस प्रोग्रामर थे।
उनके प्रोजेक्ट से अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन उन पर काफी कर्ज था और मॉम को बजट संभालने की उतनी समझ नहीं थी, तो हमारे पास ज्यादा फालतू पैसे कभी नहीं होते थे। इसका मतलब ये था कि हम छुट्टियों पर कुछ सालों में ही जाते थे, और वो भी ज्यादातर किसी रिश्तेदार के घर पर। एक बार डैड ने एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और उसकी खुशी में हम सब मिलकर घर पर ही एक नई मूवी देखने वाले थे। मेरे डैड को डरावनी फिल्में देखना बहुत पसंद था और शायद हम तीनों भाई बहनों को डराना भी। हम मूवी के बीच में ही थे, तभी फोन बजा। डैड फोन उठाने गए और फिर मॉम को बुलाकर अंदर ले गए। हम बच्चे वहीं बैठे हुए मूवी देखते रहे। करीब 10 मिनट बाद मॉम डैड वापस आए और उन्होंने बताया कि हम इस वीकेंड छुट्टियां मनाने एक कैबिन में रहने जा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पता चला कि डैड का क्लाइंट, जिसका प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया था, एक झील के पास पहाड़ों में एक खूबसूरत कैबिन का मालिक था और उसने हमें बहुत कम रेट में वहां रुकने का ऑफर दिया था। उस दिन गुरुवार था, तो मॉम फौरन पैकिंग करने लगी और हम उस रात मूवी का बाकी हिस्सा नहीं देख पाए। अगले दिन स्कूल के बाद हमने फैमिली वैन में सामान डाला और पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। वो 2.5 घंटे की ड्राइव थी, तो जब हम वहां पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। हमने वैन अनलोड की और फिर कैबिन के अंदर चले गए। वो एक रैंच स्टाइल कैबिन था, जिसमें एक छोटा सा नूक था जो सर की ऊंचाई पर था। नूक मतलब कैबिन के अंदर एक छोटा सा एरिया जिस पर चढ़ने के लिए छोटी सी सीढ़ी लगी होती है। वो बस 3 फीट ऊंचा था और शायद स्टोरेज के लिए बनाया गया था, लेकिन हमारे लिए वो एकदम परफेक्ट जगह थी जहां हम तीनों बच्चे बैठकर गेम खेल सकते थे। वहां कई सारे बोर्ड गेम्स रखे थे, तो हमने तुरंत खेलना शुरू कर दिया। जब रूम्स का फैसला हुआ तो मॉम डैड को सबसे बड़ा कमरा मिला। एरियल ने ट्विन बेड वाला छोटा कमरा ले लिया। बेल और मुझे आखिरी कमरा मिला, जिसमें एक क्वीन साइज बेड था। हमारे बेड की दाईं तरफ एक खिड़की थी जिस पर कोई पर्दा नहीं था, और बाईं तरफ एक लैंप था जो उस कमरे की इकलौती लाइट थी। बेड के सामने एक क्लोजेट था जो किसी वजह से लॉक था। हम करीब 11 बजे सोने चले गए। बेल सोते वक्त किक मारती है, तो मैं लैंप की तरफ सोया ताकि अगर उसने लैंप को लात मार दी तो मैं उसे बचा लूं। बेल खिड़की की तरफ सोई थी। मुझे याद है जैसे ही मैं लेटा मैं तुरंत सो गया, क्योंकि अगली चीज जो मुझे याद है वो ये है कि बेल ने मेरी बाजू पकड़ ली थी और मेरे नीचे छिपने की कोशिश कर रही थी। वो डर के मारे कुछ बुदबुदा रही थी और मैं समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मैं उठकर बैठा और उसकी तरफ देखा। तभी मैंने देखा खिड़की के पास से कुछ सफेद और इंसानी आकार की चीज धीरे धीरे पीछे हट रही थी। मेरे नींद में डूबे दिमाग को इसे समझने में कुछ सेकंड्स लगे और फिर मैं फौरन बिस्तर से कूद पड़ा। मैंने बेल को खींचकर कमरे से बाहर घसीटा। हम भागते हुए मॉम डैड के कमरे में पहुंचे। जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। कुछ भी नहीं है, जाकर सो जाओ। अगर फिर कुछ दिखे तो हमें बताना। मुझे आज सोचकर झुंझलाहट होती है कि मैंने उनकी बात मान ली और बेल के साथ दोबारा उसी कमरे में वापस चला गया। इस बार हमने जगह बदल ली, क्योंकि बेल अब खिड़की के पास सोने से साफ मना कर रही थी। मैंने उसे कोई कहानी सुनाई ताकि वो सो जाए, और उसके बाद मैं भी सो गया। अगली सुबह उठे और हम सभी करीब 1 घंटे तक झील के आसपास घूमे। फिर डैड ने कहा आज का दिन टाउन में बिताते हैं। वहां बहुत सारी छोटी दुकानें थी। मॉम डैड ने हर दुकान देखी। हमने लंच और डिनर भी वहीं खाया और फिर शाम को वापस कैबिन की तरफ लौटे। रास्ते में एरियल ने कोई जोक सुनाया और हम सभी हंस पड़े। तभी डैड ने अचानक हाथ उठाया, जैसे वो हम सबको चुप कराना चाह रहे हों। वो एक कदम आगे बढ़े और कैबिन का दरवाजा बस एक उंगली से धकेल कर खोल दिया। कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसे लॉक होना चाहिए था। एरियल कुछ बोलने लगी, लेकिन डैड ने सर हिलाकर चुप रहने को कहा। फिर वो अकेले कैबिन के अंदर गए। हम सब पोर्च पर खड़े रहे। मॉम ने उन्हें आवाज लगाई और अंदर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। हम अंदर गए। वो लिविंग रूम के बीचों बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। जैसे ही हम सब अंदर आ गए, उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया
और मॉम को कमरे में ले जाकर चुपचाप कुछ बात करने लगे। एरियल बात को समझ चुकी थी और उसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए कहा कि चलो गेम्स खेलते हैं। हमने फिर वही बोर्ड गेम निकाला और अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते थे कि मॉम डैड वापस आ गए। मॉम ने किचन में जाकर ब्रेकफास्ट के बर्तन धोने शुरू किए और डैड हमारे साथ बैठकर गेम्स खेलने लगे। कुछ घंटों तक हम ऐसे ही खेलते रहे। फिर डैड ने कहा चलो अब सबको सोना चाहिए, लेकिन तब सिर्फ 9 बजे थे। एरियल को ये बात बुरी लगी क्योंकि वो स्कूल नाइट पर भी 10:30 बजे तक जाग सकती थी और वीकेंड्स पर तो और ज्यादा देर तक। बेल और मैं तो बिस्तर पर चले गए और पहले की तरह बेल खिड़की की तरफ सोई और मैं लैंप की तरफ। मैंने उसे थोड़ी देर कहानी सुनाई और फिर हम दोनों सो गए। मेरी नींद तब खुली जब डैड भागते हुए कमरे में आए। उन्होंने बेल को उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और हमें बाहर खींच कर ले गए। मैंने हॉल में देखा मॉम भी एरियल को खींच कर ला रही थी। लिविंग रूम में एक तेज तीखी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई चीज खूंखार रही हो। हमारा डॉग पीछे के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी पूंछ उठी हुई थी और वो बहुत बेचैन लग रहा था। मुझे अच्छे से याद है डैड ने बेल को गोदी से नहीं उतारा और ना ही मेरा हाथ छोड़ा। तभी हम सब भागकर वैन में बैठे और डैड वापस अंदर जाकर हमारे डॉग को भी ले आए। फिर उन्होंने वैन स्टार्ट की और जोर की स्पीड में कैबिन से बाहर निकल गए। पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉग को भी शांत होने में करीब आधा घंटा लगा। अगले दिन डैड ने एरियल को बताया, लेकिन मुझे और बेल को सालों बाद पता चला कि असल में वहां हुआ क्या था। उस रात डैड की नींद खुल गई थी क्योंकि कमरे की खिड़कियों के बाहर से कराहने जैसी आवाजें आ रही थी। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि फ्रंट डोर खुला हुआ था और हमारी किचन में चीजें इधर उधर पड़ी थी। फिर उन्होंने देखा हमारा डॉग पीछे के दरवाजे की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। वो दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने तुरंत वो दरवाजा लॉक किया और हम सबको वहां से लेकर आ गए। अगले दिन वो हमारा सामान लेने के लिए अकेले वापस गए और वहां उन्हें कैबिन के चारों तरफ बहुत सारे नंगे पैरों के निशान मिले। उन्हें वो निशान मेरे और बेल के कमरे की खिड़की के नीचे भी मिले। शायद उन्हें तब यकीन हुआ होगा कि पिछली रात जो हमने खिड़की के पास देखा था वो हमारा वहम नहीं था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने एरियल को सब कुछ बताया या उससे भी कुछ छुपा कर रखा, लेकिन आज भी जब मैं उनसे पूछता हूं कि उस रात उस कैबिन में क्या हुआ था, वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस कोई चोर घुस आया था। लेकिन मैं जानता हूं मैंने और बेल ने उस खिड़की के पास सफेद इंसान जैसा आकार देखा था, कोई इंसान नहीं देखा था। और अगर वो चोर था तो वो नंगे पैर क्यों था और हमें वो आवाज क्या सुनाई दी थी? कैबिन के अंदर डॉग के होते हुए कोई चोर कैसे घुस सकता था? और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं हमारा डॉग किसी अनजान इंसान को देखकर उस तरीके से नहीं डरता जैसे उस रात डरा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जंगलों की ऐसी ही और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में आपको बिगफुट देखे जाने की 2 डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। मिलते हैं अगले थर्सडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।